हेलो डियर जय एस्पायरेंट्स। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो 2025 में अपना जेई का सेशन 2 देने वाले हैं, जेई मेंस का। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने यहाँ सोचा है कि जेई मेंस सेशन 1 का जो शिफ्ट हुए हैं सारे, उनको हम लोग वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं क्वेश्चंस के बारे में हिंट देने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर है, ये 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो लेट्स सी कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 26, इफ लेमडा एंड के आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ have kinetic energy respectively of a particle with constant mass, the correct graphical representation of particle will be। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होता है क्या, सबसे बेसिक डेफिनेशन। और यहाँ से मोमेंटम को लिख सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम रूट टू एम के। ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लेमडा, एक्चुअली वन बाई के वर्सेस लेमडा देखना है। तो मैं यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। तो ये थी वन बाई के ऐसा कुछ बनता है, एफ आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो ये लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर टू एम के जैसा कुछ बनने वाला है। ओके, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है वन बाई के इज इक्वल टू, ये पूरा जो है ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैं सी बोल सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c और ये एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। ओके, तो दिस हैज टू बी एन अपवर्ड पैराबोला। यदि यहाँ मैं वाई एक्स लेता हूँ तो अपवर्ड पैराबोला हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन। ओके, तो 26 का थर्ड ऑप्शन बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Two projectiles are fired with same initial speed from same point on a ground at an angle 45 minus theta and 45 plus alpha respectively with the horizontal direction. The ratio of their maximum heights attained is। तो एक बात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम हाइट इन फर्स्ट केस, मैक्सिमम हाइट इन सेकंड केस। बताइए क्या होता है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो सेम इनिशियल स्पीड से बोला है तो यू दिस ये सब कैंसिल होने वाला है। क्या बचेगा यहाँ पर, सिंपली साइन स्क्वायर, एक को लिखूंगा मैं 45 माइनस अल्फ़ा और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फ़ा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं। यदि मान लो मैं एक आइडेंटिटी लगाने की सोचूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके, ये क्या बनने वाला है एक बार ध्यान से देखिएगा, ये एंगल। ओके, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, दिस हैज़ टू बी 1 माइनस कोस 2 ट्वाइस ऑफ तो 90 माइनस 2 अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा वापस 1 माइनस कोस 90 प्लस 2 अल्फ़ा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो और कुछ नहीं हो, 1 माइनस कोस 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और 90 प्लस अल्फ़ा, कोस 90 प्लस अल्फ़ा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पर कोस का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ये आने वाला है माइनस 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 हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। कौन सा ऑप्शन बच रहा है, बन रहा है 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, दिस इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन 2 फिट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, डायमेंशन एनालिसिस से सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे सामने। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, ध्यान रखना नॉट हैविंग सेम डायमेंशन पूछा है इसमें। तो प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का हम जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें भी फोर्स अपॉन एरिया का होता है, तो इसका तो सेम होता है। सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स, यहाँ पे कुछ बात हो सकती है, अलग अलग लग रही है। सरफेस टेंशन अपना जो होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इम्पल्स तो जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब जस्ट मोमेंटम का, तो यहीं पर डिफरेंट लग गया हम लोगों को। नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने के लिए मैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की बोलूँगा कि L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसा कुछ अपन पढ़ते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो व्हाट एवर इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L,
द सेम इज फॉर एच, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम हो गए। टॉर्क एंड एनर्जी एक ही बात है, तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है यहाँ पर, सेकंड। देखिए तो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट, ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये जल्दी से होना चाहिए अपने सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कंसिडर I1 एंड I2 द करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इनटू नियर बाय कॉइल्स 1 एंड 2। ओके, तो मैं एक कॉइल बनाता हूँ, ये हो गई मेरे पास कॉइल 1 और ये हो गई मेरे पास एक कॉइल 2। कॉइल 1 में कुछ करंट जा रहा होगा, उसको नाम देंगे I1, कॉइल 2 में कुछ करंट जा रहा होगा I2, एंड di1 बाई dt, di1 by dt और di2 by dt, obviously these are the rate at which currents are changing in the respective coil. okay, तो L1 यदि इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाए, L2 इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाए, और M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू L2। एक बात आपको ध्यान रखनी है, M12 और M21 दोनों एक ही बात होती है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। L1 L2 अलग अलग रहेगा। तो इसने पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 विल बी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 विल बी। मान लो इसमें देखो क्वेश्चन हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट कॉइल में जो करंट है वो भी चेंज हो रहा है, सेकंड कॉइल में जो करंट है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो कॉइल 1 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है वो खुद में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें चेंज होने के कारण भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो ये आता है सिंपली माइनस L1 di1 बाई dt। ओके, और एक बनने वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब आप जानते होंगे कि फ्लक्स इन सेकंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन वन कॉइल, है ना। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो ये m जैसा कुछ आता है, d∅dt करते हैं हम लोग, फिर यहाँ से अपना ये बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। तो ये हो जाएगा M12 और द रेट एट विच करंट चेंजेस इन सेकंड कॉइल। आई होप म्यूचुअल इंडक्टेंस की थ्योरी दी क्लियर है। मैंने जो लिखा है पर एक बार फिर रिपीट करता हूँ, φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। ओके, तो यहाँ से φ2 इक्वल टू हो जाएगा M12 इन I1। दोनों तरफ यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दिस इज d∅2 by dt is equal to M12 which is constant, this is going to be di1 by dt। तो this is EMF equal to माइनस d∅2 by dt हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली माइनस ऑफ M12 di1 by dt लिख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू M12 टाइम्स di1 by dt। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है आपको। तो कौन सा ऑप्शन बनता है यहाँ पर चेक कीजिए, माइनस L1 di/dt माइनस M12 di2/dt। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, 29 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापिस ये डायमेंशन ऐसे इसका भी आपके सामने देखिए, आपकी डायमेंशन के दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, 8 नंबर का ये लेके चले गया चैप्टर छोटा सा, 29 जनवरी की जो शिफ्ट हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t। तो ये हो गई v फॉर वेलोसिटी हो गया है, और a एंड b एंड c आर कांस्टेंट। तो ये at स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो a का डायमेंशन बन जाएगा अपना LT माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो रहा होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक ये बात क्लियर है। डायरेक्टली लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना LT माइनस 3, डायमेंशन ऑफ a बन जाएगा। सिमिलरली BT अपॉन C प्लस टी। अब देखना ऊपर लेंथ ही है और नीचे टाइम है, क्योंकि ये डायमेंशन भी वेलोसिटी का बनना चाहिए। दिस टर्म एंड दिस टर्म आर बीइंग एडेड एंड इक्वल टू वेलोसिटी। तो दोनों ही इंडिपेंडेंटली वेलोसिटी का डायमेंशन रखना चाहिए। ओके, तो BT का डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ का। तो उस हिसाब से आप चेक कर लो, B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, B का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम। इज दैट, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है भाई। BT का डायमेंशन अपने आप में यदि लेंथ का डायमेंशन हो तो B का डायमेंशन हो जाएगा L/T, और यदि ऐसा हो गया तो C प्लस टी का डायमेंशन भी टाइम का होता है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो रही है भाई, देखना एक मिस्टेक हुई है मेरे से। वो क्या हुआ कि BT का डायमेंशन डायरेक्टली L बोल देना, ठीक नहीं होगा। ये T4 टाइम है, अंडरस्टूड है। तो C का डायमेंशन भी टाइम का होगा, तो नीचे तो टाइम आना ही है। ठीक है, तो ऊपर पूरा लेंथ बनना चाहिए।
ऊपर पूरा लेंथ बने इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बी का डायमेंशन होना चाहिए लेंथ अपॉन टाइम। बी का डायमेंशन बनना चाहिए लेंथ अपॉन टाइम। देखो सिचुएशन यदि ऐसी हो जाए कि लेंथ अपॉन टाइम डायमेंशन हो जाए बी का, यहाँ पे एक टी का मल्टीप्लिकेशन है और नीचे टी ही बन रहा है, तो ये टी से टी खत्म हुआ, लेंथ अपॉन टाइम बच रहेगा जो कि वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो इसके लिए बी का डायमेंशन बनेगा एल टी माइनस वन। बी का अपने आप में एल टी माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। और सी का डायमेंशन क्या बनेगा, सिंपली टी बनेगा। तो ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का तो कहीं से कहीं तक रोल नहीं था, एम जीरो आएगा। और बी का डायमेंशन हमने निकाला है एल टी माइनस वन और सी का डायमेंशन निकाला है टी, ये दो चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो एम जीरो एल टी जीरो। गड़बड़ हुई है कुछ? अरे भाई ए का डायमेंशन क्या था, देखो ध्यान से, एल टी माइनस थ्री, बी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन और ये हो जाएगा टी। ओके, तो एम जीरो एल स्क्वायर, ये टी से टी खत्म हो गया, टी की पावर माइनस थ्री। दिस ऑप्शन यू हैव टू कंफर्म। एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ऑप्शन थर्ड दिख रहा है। ओके, तो 30 का थर्ड होना चाहिए। हाँ ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट डेप्थ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल इज दिस मच परसेंट। फ्रैक्शनल कंप्रेशन हमें निकालना है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है। हम जानते हैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड प्रेशर डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाई। तो हमसे ये माइनस डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू पूछा, तो ये सिंपली डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस बनने वाला है। अब डेल्टा पी मतलब एक्सिस ऑफ प्रेशर, तो ऊपर से हम सरफेस से ऐसा कुछ देखो कि सरफेस से यदि मान लो मैं कितना एच डेप्थ नीचे जाता हूँ किसी रो डेंसिटी के लिक्विड में, तो प्रेशर यहाँ से कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो एक्सिस प्रेशर देखा जाएगा तो कितना आएगा, डेल्टा पी रो जी एच। तो यहाँ सिंपली रख दूंगा रो जी एच डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस। आई होप कैलकुलेशन आप कर भी लेंगे तो निकलना चाहिए इससे आंसर, ठीक है। एक बार यदि आपके लिए चाहे तो हम कर सकते हैं। डेंसिटी देख लो कितना ये बने, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3, ग्रेविटी यू हैव टू टेक 10, एच इज 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, और नीचे बल्क मॉडुलस इज गिवन हाउ मच, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। कैलकुलेशन सिंपल हो गया है, 3 3 6 और एक 7, ये 10 की पावर 2 बच गया है। 2.5 बाई 2 इज 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये किस में परसेंटेज में पूछा था, है ना। तो डे डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू है, यदि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो मुझे परसेंटेज कंप्रेशन मिल जाएगा विच इज़ 1.25%, ऑप्शन 2 31 खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम। अब ये तो याद रखने वाली बात है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। यदि ईएम वेव्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैं फिर रिकमेंड करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईजी और स्कोरेबल टॉपिक है कि क्वेश्चन आना ही है इसमें से, मान के चलिए आप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट मोमेंटम, ये गलत बात हो गई है। तो असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एकमात्र बनता है, तो दिक्कत ही नहीं है। 32 का सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन एन एडियाबैटिक सॉरी द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली। हाँ, तो ये देखो ध्यान से, एडियाबैटिक चेंज की बात हो रही तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूँ तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये खत्म हो जाता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू सिंपली किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी जो है किसका फंक्शन होती है, बस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, मतलब ये स्पेसिफिकली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होती है। तो ओनली पूछा है इसने। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं स्पेसिफिक है, तो ध्यान रखना है इंटरनल एनर्जी में जो फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, वो उसके नेचर पे जरूर डिपेंड करता है। पर ये सी वी ना, ये स्पेसिफिकेट नहीं, स्पेसिफिकेट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहा जाएगा। यदि स्पेसिफिक होता तो हम बात कर लेते, मतलब सी वी का स्पेसिफिक होना है, तो स्पेसिफिक होता तो ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन चेंज इन टेम्परेचर। यस, ध्यान रखना है। 33 फोर्थ ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वापस ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 34। चोक कोइल सिंपली a coil having a large inductance but a small resistance। सो बच्चों ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चोक कोइल। चोक कोइल एक आइडियल इंडक्टर ही होता है। आइडियल बोल दिया मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली इंडक्टेंस। ओके, तो चोक कोइल्स आर यूज्ड विथ फ्लोरोसेंट मर्करी ट्यूब फिटिंग्स।
पिछले ज़माने में जो ट्यूबलाइट्स यूज़ होती थी वो है ये फ्लोरोसेंट मरकरी ट्यूब फिटिंग्स। इफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मरकरी ट्यूब द ट्यूब विल बी डैमेज्ड। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो करना क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज उतना ही रखना है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द ट्यूबलाइट वो हमें कम कर देना है। अब ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती जब फर्स्ट इंस्टेंट में हम सुनते हैं तो, ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। हाँ, तो ये चोक कोयल का जो है, जैसा मैंने बताया क्या है, फ्लोरोसेंट मरकरी ट्यूब फिटिंग, मतलब वो जो ट्यूबलाइट होती है पुरानी वाली अपनी, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना रजिस्टर आर है, ओके, ट्यूबलाइट का कुछ रजिस्टर मान लो आर रहा होगा, उसमें हमने अप्लाइड पोटेंशियल किया कितना, वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया होगा। तो दिस इज विदाउट चोक कोयल। विदाउट चोक कोयल है तो ऐसा कुछ होगा। अभी जब मैंने चोक कोयल अप्लाई कर दी तो होने क्या होना, चोक कोयल इज नथिंग बट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ये हो गया रेजिस्टेंस आर। तो बस हमें ये निकाल देना है कि यहाँ पर अब इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आने वाला है। तो V1 होगा। सिंपल सी बात है कि अप्लाइड पोटेंशियल अभी भी कितना है, V नोट, लेकिन V नोट में से यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, V1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो करंट आएगा, क्या करंट की वैल्यू मैं से लिख सकता हूँ, इट इज़ गिवन बाई V नोट डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, तो उस हिसाब से V1 कितना हुआ, V1 हुआ I इंटू आर, और I कितना हो जाएगा, V नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो देखो इसमें क्या है, इसमें रीजन पढ़ते हैं। बाय यूजिंग द चोक कोइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर। मार्क दिस वर्ड, रिड्यूस्ड बाय फैक्टर, मतलब वोल्टेज रिड्यूस हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कितना रिड्यूस हुआ है या रिड्यूस हुआ भी क्यों। सिंपल सी बात है भाई, पहले ये जो V0 अप्लाइड वोल्टेज था पूरे आर के क्रॉस ड्रॉप हुआ था, लेकिन अब वो दो जगह पर ड्रॉप हो रहा है ना। तो रिड्यूस कितना हुआ होगा, इनिशियल कितना था और फाइनल कितना हुआ। यदि V1 के वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो चेक करो, V0 यदि कॉमन ले पाऊँ तो ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या, आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर। ओके, दिस इज द फैक्टर बाय विच इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आई थिंक तो दिस क्लियर। और एक्सेल, हाँ एक और चीज, ऑप्शन में हमें ओमेगा एल लिखा हुआ है, लेकिन आप आई थिंक जानते होंगे, सबने पढ़ाई है ऐसी चैप्टर है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, इन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन 2 बनेगा इसका। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 35। ए कॉइल ऑफ एरिया ए एंड टर्न्स इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारी बात है, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, सीधी सी बात है, जो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली बात हो सकती है क्या, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाए जो कि एक्स डायरेक्शन में है ना, एक्स वाई, और ये हो जाए जेड, तो मैं मान सकता हूँ कि जेड डायरेक्शन में कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी जा सकती है जिसके अलोंग ये हमारा जो लूप है ये रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, 3D में इसको मानना पड़ेगा हम लोग को, ये ऐसा कुछ रोटेट हो रहा होगा। तो किसी इंस्टेंट पे यदि मान लो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे। ये एसी जनरेटर का अपना कॉन्सेप्ट हो गया है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया एन। मैं इसको पढ़ाता हूँ बना कोस थीटा, और थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, बी एन ए कोस ओमेगा टी, सिंपल सी बात है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसमें दो चीज़ें बात करिए, फ्लक्स की और इंड्यूस डीएमएफ की। तो इंड्यूस डीएमएफ तो और कोई अलग बात नहीं है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा। आप इसका डिफिनेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, कोस का ये बन जाएगा माइनस बी एन ए बनाओ साइन ओमेगा टी। ऐसे में बच्चों को याद कराता हूँ इन चीज़ों को। तो देखो जल्दी से क्या पूछा है इसने, व्हेन एट एन इंस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, व्हेन बी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये बात समझने की है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब ऐसा हुआ कि कॉइल जो है उस कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है, मतलब जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये थीटा ही तो है, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यदि यहाँ 90 डिग्री पुट करूँगा मैं तो फाई कितना हो जाएगा, फाई बनने वाला है 0, कोस 90 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मैक्सिमम बी एन ए डब्ल्यू। बनाओ, नेगेटिव पोलैरिटी को शो कर रहा होगा। तो दो चीज़ें हैं, फ्लक्स पूछा था जो कि फ्लक्स 0 है,
और ये है ना बी एन डब्ल्यू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बन रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस ए गिवन है, कैरिंग ए स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, तो बच्चों एक बात बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पर ना क्वेश्चन जब भी सामने आता है तो फट से हमारे दिमाग में वो थ्योरी क्लिक होनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ी है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी फिक्स्ड है, थ्योरी चेंज नहीं होने वाली, कभी 19-20 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन थ्योरी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भाई करंट कैरिंग वायर हो जाए, सिलेंड्रिकल वायर, मतलब आपने एक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली होगी, सिलेंड्रिकल वायर, उसमें वॉल्यूम में करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ, है ना, टोटल करंट ऐसे कुछ पास हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो टोटल करंट पास हो रहा है आई, और इसका रेडियस कुछ गिवन है, मान लो देखो, कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस ए गिवन है, तो ये रेडियस हो गई अपने पास ए, इसमें टोटल आई करंट जा रहा है, ये हो गई इस वायर की एक्सिस, ठीक है। द डिस्टेंसेस और करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जितना एरिया उतना करंट, करंट डेंसिटी कांस्टेंट, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या हम बोलना चाहें। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर्स क्रॉस सेक्शन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर कॉमा आउटसाइड द वायर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, इनसाइड में पॉइंट कंसिडर करना है मुझे 1, और आउटसाइड में पॉइंट कंसिडर करना है 0.2, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अब पहली बात की क्वेश्चन बना क्यों है, अब ये मत बोलना कि जेई मेंस है क्वेश्चन बन गया, बात यह है कि पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन के बनने की। तो यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर देखा होगा, तो आपको ऐसा डायग्राम जरूर दिखा होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट वायर, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ग्राफ बन जाता है। ओके, तो आई होप आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, बी प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसने जो पूछा है ना, देखो ध्यान से, दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी मैक्स, तो मेरे पास दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एक अंदर में और एक बाहर में, लेकिन सिंपल सी बात है, ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, तो दोनों डिस्टेंस x1 और x2 जैसा कुछ अलग अलग निकलने वाला है। ये दोनों पॉइंट कौन से, जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाए, हाफ ऑफ बी मैक्स, ये पॉइंट बड़ा क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं कि बी इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, नहीं भी बताया तो डिराइव कर सकते हैं फट से। बी इनसाइड का फॉर्मूला मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, नहीं भी याद होगा तो मैं जल्दी से डिराइव कर लूँगा। कैसे कर लेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज्ड कितना, मैंने आर रेडियस का एक लूप माना होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ। तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इंटू उतना एरिया जितना कंसिडर करना है, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो देखो ये कैसा बन रहा है, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये 2 पाई जाएगा नीचे, ओके, और नीचे एक ए स्क्वायर बैठा और यहाँ पर ये गया आर, पहली बात बन गई, ठीक है। और बी आउटसाइड में क्या आने वाला, तो बी आउटसाइड का फॉर्मूला तो घिसा पीटा अपने पास है ही सही, जो हम लोग इन्फाइनाइट वायर के लिए पढ़ते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट आर इज द डिस्टेंस। ओके, अब ये तो दो पॉइंट हो गए, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, बी मैक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आर इक्वल टू ए पर, तो किसी भी फॉर्मूले में इन दोनों में से मैं किसी में भी फॉर्मूले में पुट कर दूँ आर इक्वल टू ए, तो मेरे पास ए की चीज़ बननी चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन दिस हैज़ टू बी 2 पाई ए जैसा कुछ। ओके, अब इनसाइड वाली बात करता हूँ, यदि मान लो मैं, तो इनसाइड में मुझे उस पॉइंट पर कितना चाहिए, हाफ ऑफ बी मैक्स चाहिए, हाफ ऑफ बी मैक्स इनसाइड के वायर के फॉर्मूले में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। यहाँ से ये सोल्व करोगे तो बी मैक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, यहाँ से मुझे आर के लिए सोल्व करना है इस इक्वेशन को, तो देख चेक करो जल्दी से, म्यू नॉट आई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई खत्म, एक ऐसे ए खत्म, यहाँ से चेक करो आर इक्वल टू कितना बन रहा है, आई थिंक आर इक्वल टू बन रहा है a/2, a/2 दो जगह पर है, पहले उसने इनसाइड पूछा है फिर आउटसाइड पूछा है। ओके, फिर यही बात मैं यहाँ पे करता हूँ, तो चेक करना, हाफ म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट, आउटसाइड वाले फॉर्मूले से इक्वेट करेंगे इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वापस वही बात है, म्यू नॉट आई भी कैंसिल हुआ, 2 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से आर इक्वल टू क्या बन रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हुई है ये सोचने की बात है। हाँ ठीक है, आर इधर जाएगा, ये 2 इधर, तो आर इक्वल टू 2a होने वाला है। ओके, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। 36 नेक्स्ट, emission of electron in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential to the photoemissive substance। फिर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है ये, emission of electron in photoelectric effect can be suppressed, emission की बात हो रही है, emission of photoelectrons in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential to the photoemissive substance। बात कुछ हद तक सही है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे बाहर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन जैसा कुछ अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सप्रेस्ड बोला है, ना कि रोकने की बात हो रही है। ओके, सप्रेस्ड किया जा सकता है, मतलब कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये बात भी ठीक ही है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने जो एक्सप्लेन किया है पार्टिकल नेचर से प्रूव किया है। पार्टिकल नेचर हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में ही उस लाइट वेव की एनर्जी कंटेंट है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी मान लो मैं बढ़ा दूँ, तो रोकने वाला पोटेंशियल भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए हमें वो पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, लीनियरली का मतलब कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन तो है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस। ये बात अपने आप में सही है, सेकंड वाला भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये हमें देखना है। लीनियरली वेरी करना, ओके, तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। रीज़न समझिएगा इसका ध्यान से। तो ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर जो सप्रेस्ड की बात हो रही है उसको निकलने की बात नहीं हो रही, हम इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिए थे। इलेक्ट्रोड से निकलने के बाद हम उसको कलेक्टर तक ना पहुँचाए थे, मतलब उसी इलेक्ट्रॉन को वापस रिपल कर दिया जाए इधर, ये वाली बात हो रही है। और ये जो सेकंड वाली बात है इसमें इलेक्ट्रॉन के एमिशन की ही बात हो रही है, फोटो एमिशन। ठीक है, तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बैठेगा, क्योंकि फर्स्ट जो असर्शन है वो अलग बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की बाद की बात कर रहा होगी, पहले रीजन में निकलने के पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन वापस देखो ध्यान से, क्या है इसमें, हमें लिस्ट को मैच करना आपस में लेफ्ट और राइट में। तो ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिखे हैं, शायद में कुछ लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिस्टेंस r greater than 0 from the center of uniformly charged spherical shell, uniformly charged spherical shell with surface charge is sigma and radius r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। इस पे ऊपर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा। इसको मैं लिख सकता हूँ Q/4πr² जैसा कुछ। तो कहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, r greater than 0, मतलब इनसाइड में चाहिए। तो इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही होगी क्या, देखिए जरा ध्यान से। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कोई चार्ज इनक्लोज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिस्टेंस r greater than 0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल विद रेडियस। ठीक है, ई 0 ही बनेगा इसमें, तो ए का थर्ड बनना चाहिए। अब ए का थर्ड एक मात्र किस में बन रहा है, एक ही ऑप्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जल्दी से आंसर आ जाना भी कभी कभी कॉन्फिडेंस हिला देता है। तो देखते हैं, ए का थर्ड मान के चलते हैं, अभी बी ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r greater than 0 फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज सिग्मा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की बात हो रही है ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, ये तो डायरेक्टली रिजल्ट पता है हम लोगों को, आई थिंक जस्ट सामने सामने बैठा है, क्या बात है।
आमने सामने हो गया इसको। तो बी का सेकंड, अब ये भी वही बात हो गई, यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी का सेकंड यहाँ भी दिख रहा था। सी पे चलते हैं, सी साइड डिक्लेयर कर दे, सी को ही करना पड़ेगा क्योंकि डी तो सेम सेम बन रहा है। सी को पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विथ सरफेस चार्ज एंटिटी सिग्मा। आउटसाइड की बात कर लिया आज हमने, तो ठीक है, यहाँ पर कहीं पे हम बात करते हैं आर डिस्टेंस पर। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये के क्या है, के वही है, हाँ वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर छोटू आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ढूंढो ऐसा कहाँ मिल रहा है अपने को, ई में, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो एकमात्र बैठा है सी का फोर्थ। अब सी का फोर्थ यहाँ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यदि मान लो एग्जैक्ट भी रहा हो तो मैं ऑब्जेक्शन कंसिडर किया नहीं था कि भाई ये तो मान के चलना पड़ेगा कि आर स्क्वायर आना ही है। ओके, तो डन है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 4 बन रहा है। ये आप खुद से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन मैच हो गए तो फोकट टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 39, a body of mass m connected to a massless and unstretchable string goes in a vertical circle of radius r under gravity g. The other end of a string is fixed at the center of a circle and the velocity at the top of circular path is this much. Then n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, लिख देता हूँ एक बार मैं आपके लिए। मान लो यहाँ पर कुछ इसके पास वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू द काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। बताओ बॉटम में काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। तो देखो एक बात बड़ी क्लियर है यहाँ पर यदि काइनेटिक एनर्जी K1 है ना, और तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी K2। तो वो होगा क्या, वो जो काइनेटिक एनर्जी वो तो है ही सही, प्लस उसमें कुछ एनर्जी ऐड हो जाएगी। कितनी एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक आने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो m इंटू जी इंटू 2r। इससे ज़्यादा कुछ और होगा नहीं ना। तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम कितना हो जाएगा, K1। K1 कितना है अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये जो गिवन है n स्क्वायर इंटू जी आर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट K1 प्लस एम जी आर कितना हो जाएगा, एम जी एच लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये हो जाएगा नीचे काइनेटिक एनर्जी तो वही वापस हाफ m n स्क्वायर जी आर। अब कैंसिल कर दो चीज़ और ख़त्म कहानी, हाफ m जी आर यहाँ पे से हाफ नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ऊपर n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर। एकमात्र ऑप्शन कुछ बन रहा होगा सेकेंड 39 का 2। ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 41, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है फिलहाल, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना। ओके देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है। एज शोन इन फिगर, bob A of pendulum having massless string of length r is released from 60 डिग्री टू द वर्टिकल। ठीक है, ये 60 डिग्री पे हिट करने वाला है इसको। तो मैं डायरेक्टली यदि मान लो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, कि यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस नीचे एक बॉल रखी होगी यहाँ पर, और दूसरी बॉल जो यहाँ से इसको जाके हिट करने वाली है ना, इसका मास दिया है m, इसका मास दिया है, इसका मास है m/2। ये एंगल हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री। तो एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये बॉल जब यहाँ पे पहुँच चुकी होगी तो जस्ट बिफोर हिटिंग, दिस इज जस्ट बिफोर, ये वाली बॉल जब यहाँ पे इसको हिट करने वाली है तो जस्ट बिफोर कोलिजन बोलता हूँ मैं इसको। ये वाली बॉल हो गई अपनी कौन सी, बॉल बी, और ये वाली बॉल हो जाएगी अपनी बॉल ए। तो ये रेस्ट में है और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, जिसको वेलोसिटी को नाम दे सकता हूँ मैं u, और ये आती है √2gh के बराबर। अभी h क्या है तो बड़े ध्यान से समझना, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप लोग माइंड में यदि रखो तो टाइम बहुत कम हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो h का वैल्यू, अब h कितना बनने वाला है ये भी बड़ी बात क्लियर होती है। h निकल के आएगा l इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ये कहाँ से आया तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए, पता कीजिए।
ठीक है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज एल, ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी एल कोस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है ही सही, तो एल माइनस एल कोस थीटा इज एच। ओके, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कोस 60 1/2, तो ये बन गया अपना एच कितना L/2। तो यहाँ से मेरे पास सिंपली ये बन गया 2GL/2 मतलब √GL। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता चल गई। अच्छा, जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन बनाऊंगा तो ऐसा बना सकता हूँ कि बॉल बी जिसका मास कितना था m/2, बॉल ए जिसका मास है m, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये दोनों चली कुछ 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 वेलोसिटी से, v1 और v2 से। क्या करना है हम लोगों को, हमें फाइंड करना है अज्यूमिंग कोलिजन टू बी इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन मतलब E = 1 कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, बॉल ए का वेलोसिटी पूछा मतलब v2 फाइंड करना है, तो मैं तो दोनों इक्वेशन लिख दूंगा। अब कोलिजन के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, LCM, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था m इंटू यू, यू कितना हो जाएगा √GL। ओके, चाहे तो हम उसको यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, बार बार जी लिखना, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं m इंटू √GL। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए बात में जो लिख रहा हूँ आप लोगों को, इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल मोमेंटम। ओके, सिचुएशन की बात हो रही है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m/2 इंटू v1 प्लस m इंटू v2, वी हैव एज्यूम्ड दिस। तो बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, सिंपली ये बनेगी v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2√GL, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी बात मैं लगाता हूँ डेफिनेशन ऑफ E, E क्या होता है, E = 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन बोल दिया ये, तो देखो जल्दी से, ये होता है अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन हो रहा होगा मान लो v1 माइनस v2 से, और अप्रोच हो रहा था u से, और ये है 1 के बराबर, तो यहाँ से सिंपली v1 माइनस v2 इक्वल टू कितना बन रहा है, u का वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने √GL। ओके, आई होप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप फट से निकाल सकते हैं, नहीं करना तो ये देखो फिर मैं बता देता हूँ वापस, v1 का वैल्यू कितना पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 v1 का वैल्यू मैंने निकाला एंड 1, v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा v2 प्लस √GL प्लस 2v2 इक्वल टू 2√GL, यहाँ से v2 बोल देना है, v2 प्लस 2v2, हाउ मेनी v2 3v2, ये हो जाएगा सिंपली √GL। यहाँ से v2 का वैल्यू कितना बनना चाहिए, √GL/3 जैसा कुछ बन रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन दिख तो रहा है, दिख रहा है, आंसर है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 41 आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 2 था, बिल्कुल सही बात है, ये सॉल्यूशन आपके सामने है। हमेशा ध्यान रखना एक बात, अंडरलाइनिंग बात है, कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखो, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने की कोशिश करें, और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करें, इन दो से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42nd क्वेश्चन, तो देखो जल्दी से, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m चार्ज q लेंथ l, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m चार्ज q एंड लेंथ l। कुछ बच्चे ना यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरे डायपोल का मास गिवन है, यदि ऐसा होता है तो बताइए चार्ज q पूरे डायपोल का चार्ज होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं डायपोल का चार्ज तो 0 होता है, तो प्लीज़ इसमें अलर्ट रहना हम लोगों को, दिस इज द चार्ज एंड मास एंड चार्ज ऑफ वन पार्टिकल मेकिंग द डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं बोलते कि भैया एक डायपोल हो गया, ये आँख नहीं है किसी की, तो डायपोल है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, इसका मास m, इसका मास m, इसकी लेंथ टोटल हो गई डायपोल की l, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हेन द डायपोल इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलीज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो वही बात है, रिसिप्रोसिटी चीज़ है, बताओ टाउ का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें यदि एक्चुअली बताने की कोशिश करो तो कैसा रहेगा, बता देते हैं एक बार। यदि मान लो ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक डायपोल रखा है, कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कैसे रखा है, ऐसे रखा है, फिर भी कैसे रखा है तो ये चेक करो। मैं कहता हूँ इधर होना चाहिए अपना माइनस क्यू, इधर होना चाहिए प्लस क्यू, बोले ऐसा क्यों, क्योंकि यदि ऐसा है तो इधर हो जाएगा डायपोल मोमेंट, इनिशियली डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री, ऐसा का है क्योंकि ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और वो क्यों, क्योंकि डायपोल का ऑसिलेशन करवाना है, और वो किस पोजीशन के अबाउट होता है, हमेशा स्टेबल पोजीशन के अबाउट, ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है।
आगे चलते हैं। यदि इसको हमने स्लाइटली रोटेट कर दिया, ठीक है, डायपोल को स्लाइटली हमने रोटेट कर दिया, तो क्या होने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला होता है। डायपोल को हमने स्लाइटली रोटेट कर दिया, कैसे, कुछ ऐसे कि भाई, अरे डायपोल तो हरा नीला था, ये रहा डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कुछ एंगल आ गया थीटा। यू कैन चेक दिस इज द डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में कुछ थीटा आ गया, तो ना रीस्टोरिंग टॉर्क लगने लगता है इसके ऊपर। तो अब लिखता हूँ मैं रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस पी ई साइन थीटा। और अब हम वही फिजिक्स वाली बातें कर देते हैं और क्या दिखा देते हैं फिजिक्स वाली। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो क्या करेंगे, टाउ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ बन जाएगा माइनस पी ई थीटा। अरे वो सब तो ठीक है, पर आगे क्या, आगे देखते तो रहो। देखो टाउ को लिखेंगे आई इंटू अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायपोल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज द सेंटर ऑफ डायपोल। अल्फा, अल्फा इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अल्फा ऐसा भी दिखता है, दूर से जाके देखते हैं तो ओके। यहाँ से मैं देखूंगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी सजी धजी इक्वेशन दिखेगी, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ई डिवाइड बाई आई। वापिस बोलता हूँ, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अबाउट इट्स सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे ये इक्वेशन तो कहीं पर देखी देखी लगी होगी, सुनी सुनी लग रही होगी इक्वेशन। दिस रिप्रेजेंट एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो फिर बन ही जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार वो लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा अपना टी टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। क्या पूछा है इसने, टाइम पीरियड, ये रहा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इज, इसका उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, पी ई बाई आई। ढूंढने का ऑप्शन मत जाओ, नहीं मिलेगा। अभी क्या बात बची रह गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भैया दो मास गिवन है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं ऐसे। टोटल लेंथ कितनी है, एल बाय एल थी, तो ये एल बाई टू ही ना। तो एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ट्वाइस हो जाएगा सिस्टम का। तो एक का मास था एम और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई पी। पी कितना होता है, चार्ज इंटू लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दिमाग लगाओ फटाफट, कितना बन रहा होगा, 2 पाई, यह गया अपना एक एल से एक एल गया, तो ऊपर बचा होगा एम एल, नीचे बन जाएगा 2 क्यू ई। कौन सा ऑप्शन दिखा, कुछ दिखा क्या, कुछ तो दिखा होगा, 2 पाई एम एल 2 क्यू ई। अरे थर्ड दिख रहा है यार भैया, थर्ड 42 का थर्ड बोलो भैया, 42 का थर्ड सही बात है, ठीक है ये रहा। ओके तो ये था 42nd क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन देन बेस ऑफ द माउंटेन। अब ये बात यार, ये क्वेश्चन मतलब डिस्कस करने का कोई सेंस होता नहीं है। ये माउंटेन हो जाए, एच हाइट, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे चले गए, ग्रेविटी कम हो जाएगी क्या, क्योंकि ग्रेविटी तो शायद हाइट पे कम हो जाती है, तो ग्रेविटी कम हो गई, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ग्रेविटी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्या, तो टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब टाइम पीरियड इज लॉन्गर। हाँ सिंपल सी बात है, लॉन्गर मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, तो ये बात अपने आप में सही है, दिस इज ट्रू। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एस इज इनटू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। तो आई थिंक ये मानिए सही तो लग रही है। 43 का क्या बनना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में बेटर है, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लेट यू एंड बी द डिस्टेंस। अब ये यार वही बात हो गई, देखो किसी भी चीज़ है, कॉन्वेक्स लेंस की बात है, यू और वी ग्राफ गिवन है, हमने यदि आपने पढ़ा हो तो भाई सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कुछ बनता है ना। ये जो इक्वेशन है, अभी मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा इन सबको बताने में, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू जैसा कुछ होता है। वी वर्सेस यू ग्राफ यदि हम देखते हैं ना, तो क्या बनने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनमें से सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जानो। तो एक बार इसमें मुझे कुछ दिख रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे दिख रहा है, ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भाई साहब बोल क्या रहा है, देखो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना होता है, जरूरी नहीं आपको हर बार एग्जाम में सब कुछ पता हो, लॉजिक लगाओगे तो बात बन सकती है। ये यू यदि इधर जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, तो ये देखो यहाँ पर कहीं पर वी फोकस बन सकता है अपना। सिमिलरली यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटी में। इसमें ये चेक करके देख लो, तो संभव ही नहीं है, तो 44 का थर्ड ऑप्शन चकाचक, है ना, ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट, ठीक है। तो इस लॉजिक गेट को ध्यान से देखो, लॉजिक गेट सर्किट है ये, है ना, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझते हैं।
हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। लॉजिक गेट ध्यान से आप लोग जरूर पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉज हैंडी होना चाहिए आप लोगों के, है ना। यहाँ पर देखते हैं ये गेट क्या आउटपुट देगा। तो भाई इसको मिला है ए, इसको मिला है बी, ये अपना एंड गेट के आगे नोट लगा हुआ, तो एंड मतलब ऐड नहीं करना है, मैं ऐसे याद रखा हूँ, एंड गेट ऐड नहीं करना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड गेट कैसे पहचानेंगे, तो डी, डी फोर धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र नहीं, डी फोर कुछ भी बोल दो, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते, ये डी जैसा दिखना चाहिए एंड गेट, ऐसे याद रखना है अपने को। बाकी ऐसे कुछ दिखेगा तो इसको हम लोग और गेट याद रखेंगे, याद रखने का तरीका अपना अपना, ठीक है। तो डी के आगे ये नॉट लगाओ, तो ये बन गया अपना नेट गेट। तो एंड गेट में क्या करना है, ऐड नहीं करना, तो क्या करना है, ऐड करना, तो ए प्लस बी उसके ऊपर बार, ये मिलने वाला है अपने को यहाँ पर। ओके, तो ये अपने को यहाँ मिलेगा सेम। इधर चेक कर लो, यहाँ पे अपने को ए मिला, नहीं ए तो नीचे आएगा, ये आ गया बी, ये कौन सा गेट हुआ, ये और हुआ, उसका ये क्या लगा, नोट लगा, तो ये गेट कौन सा बन गया, नोट गेट। इसमें ऐड करना होता है, अरे मैं गड़बड़ कर दिया हूँ यार, ऐड नहीं करना है और यहाँ ऐड कर दिया, दिस इज ए डॉट बी। ओके, यहाँ पे मिलेगा ए डॉट बी, यहाँ पे हो जाएगा और गेट में ए प्लस बी। अब देखो एक्चुअल बात बताता हूँ, और गेट नाम से पता चल रहा है, और इसमें क्या होता है, आइदर मतलब जैसे कि दो इनपुट है, तो ए और बी में से यदि कोई एक भी हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ और। और एंड गेट, अच्छा इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। एंड गेट में ए एंड बी यदि दोनों हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा, ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स जो इनका नाम दिया है और मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं। तो अब चेक कर लो, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, जो आउटपुट मिलेगा पहले मैं y लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो y मिलेगा, अभी इसको थोड़ी के लिए हटाता हूँ, ये जो y मिल रहा है वो तो है ही सही। तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, a डॉट बी बार, ये वापस एंड गेट बन गया, डॉट ए प्लस बी बार, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाइनली अपने को कुछ सोल्व करना है इसको, तो या तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूँ इसके ऊपर डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा अपना ए बार प्लस बी बार डॉट, यहाँ हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। ओके, तो या तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ एक एक करके, मतलब ए बार डॉट ए डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार डॉट बी बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए बार डॉट ए बार कर दूँ डॉट बी बार, प्लस ये हो जाएगा बी बार डॉट बी बार, और एक बार हम इनको एक्सचेंज भी कर दिया, तो ए बार तो ए बार ही बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस ये हो जाएगा सिंपली बी बार ए बार, ये एक ही बात हो गई, ए डॉट ए डॉट तो ये दोनों चीज़ें एक ही है ना, तो ये बनने वाला है। यहाँ पर फिर ये ए प्लस बी बार बन जाएगा, इसके ऊपर एक और बार लग जाए लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिला है ए प्लस बी के ऊपर बार, और इसके ऊपर यदि एक और बार लग जाए तो लास्ट में मुझे ए प्लस बी लगेगा, ए प्लस बी मिलेगा। और y इक्वल टू ए प्लस बी कौन सा गेट बताता है मुझे, y इक्वल टू ए प्लस बी और गेट बनाता है, तो 45 का थर्ड बन रहा है क्या, 45 का थर्ड बन रहा है, करेक्ट बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 45th क्वेश्चन था वो। तो इन दिस, ओके, इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर पाऊंगा, बाकी क्वेश्चन ऐड नहीं किया। क्वेश्चन यदि समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर मेंशन करें, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आप सजेशन देना चाहें, बोलने का यदि स्पीड तेज है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए, मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसी अपलोड कर सकूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी होगा, एल्स मैं अपने लेवल पर कर ही रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।